हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कोपॉलीमराइजेशन यानी कि सहबहुलीकरण। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये जो तीसरे टाइप का है कोपॉलीमराइजेशन, इस पर मैं आज बात करूंगी आपके साथ। जब किसी पॉलीमर को बनाने में एक से ज़्यादा तरह के मोनोमर्स यूज़ होते हैं, यानी कि मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो एक ही टाइप की नहीं होती हैं, एक से ज़्यादा तरह के मोनोमर्स जब यूज़ हो रहे होते हैं तो उनसे जो पॉलीमर बनता है उसको कहते हैं कोपॉलीमर, और ये प्रोसेस जो है वो कोपॉलीमराइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं दो प्रकार के मोनोमर यहाँ ले रही हूँ, स्टाइरीन और मिथाइल मिथैक्रिलेट। ये दोनों के फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर इन दोनों का एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यानी कि इनका पाई बॉन्ड जो है वो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है। यहाँ जो नया बॉन्ड बनेगा, दोनों मोनोमर के बीच में जो नया बॉन्ड बनेगा उसको बनाने में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं और ये वाले अगली मोनोमर यूनिट से जोड़ने के लिए। तो जब दो प्रकार के मोनोमर किसी पॉलीमर को बनाने में यूज़ किए जाते हैं तो उस पॉलीमर को हम कहते हैं कोपॉलीमर, और इस पूरी प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोपॉलीमराइजेशन। क्यों किया जाता है कोपॉलीमराइजेशन? इससे क्या है कि हमारा जो पॉलीमर है उसकी प्रॉपर्टीज़ को और इम्प्रूव किया जा सकता है और अच्छी प्रॉपर्टीज़ डेवलप की जा सकती हैं। तो इसलिए हम कोपॉलीमर्स बनाते हैं और अच्छे और डेवलप्ड पॉलीमर्स इससे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने पॉलीस्टाइरीन बहुलक बनाया है जो कि केवल स्टाइरीन मोनोमर्स के यूज से बनता है, और एक और बहुलक बनाया है जिसमें स्टाइरीन 70% लिया है और ब्यूटाडाइईन 30% लिया है, तो दो तरह के पॉलीमर्स हैं मेरे पास। एक है पॉलीस्टाइरीन जो केवल स्टाइरीन मोनोमर से बना है, और एक है जो कि कोपॉलीमर है, स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन से मिलकर बना होता है। जब इन दोनों की प्रॉपर्टीज हम कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो कोपॉलीमर है ये इस सिंपल पॉलीमर की अपेक्षा ज़्यादा टफ होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा मजबूत होता है, अच्छा किस्म का ये पॉलीमर है कंपेरेटिवली। इसी तरह से स्टाइरीन और एक्रिलोनाइट्राइल से मिलकर जो बहुलक यानी कि कोपॉलीमर बनता है वो हाइड्रोकार्बन से कोई रिएक्शन नहीं करता है, स्टेबल होता है उनके प्रति, तो इसकी प्रॉपर्टीज इम्प्रूव्ड हैं। इसी तरह हम स्टाइरीन और मैलिक एनहाइड्राइड का भी कोपॉलीमर बना सकते हैं। स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन की परसेंटेज चेंज करके भी हम पॉलीमर बना सकते हैं। ऊपर मैंने बताया था 70% स्टाइरीन और 30% ब्यूटाडाइईन से कोपॉलीमर बनाया है। नीचे 25% स्टाइरीन और 75% ब्यूटाडाइईन से मिलकर कोपॉलीमर बनाया है। ये जो कोपॉलीमर है ये इलास्टोमर की तरह काम करता है, अच्छी क्वालिटी का इलास्टोमर है। तो इस तरह ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोपॉलीमर्स के। यहाँ पर एक दो रिएक्शंस दी हुई हैं मैंने जो कि कोपॉलीमर बनाने के मेथड्स हैं। पहला है ब्यूना एन जिसका दूसरा नाम NBr है। ये अच्छी क्वालिटी का रबड़ है और ये किसका कोपॉलीमर है? ये 75% ब्यूटाडाइईन और 25% विनाइल साइनाइड से मिलकर बना है। ये है ब्यूटाडाइईन का फॉर्मूला और ये है विनाइल साइनाइड का फॉर्मूला। जब इन दोनों के मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके, n इसके, जब रिएक्ट करते हैं तो n मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा लेना है हमको, तो n की वैल्यू जो है वो हाई है दोनों ही केस में। तो जब इन दोनों का एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसमें ये पाई बॉन्ड यहाँ CH के बीच में आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के काम आ जाएगा। ये पाई बॉन्ड अगले मोनोमर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा। तो इस तरह से जो कोपॉलीमर बना है उसका फॉर्मूला ये रहेगा। ये डबल बॉन्ड अब आपको यहाँ दिखेगा, इस तरह से शिफ्ट हो गया। ये जो कोपॉलीमर बना है
जिसका नाम है ब्यूना एन। ये केमिकल्स के प्रति रेजिस्टेंट है और ऑयल के प्रति रेजिस्टेंट है। इसी तरह एक और कोपॉलीमर है जिसका नाम है ब्यूटाइल रबर। ये बनता है 98% आइसोब्यूटाइलिन और 2% आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन की जगह पर हम ब्यूटाडाइइन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आइसोब्यूटाइलिन लिया है और साथ में 1,3-ब्यूटाडाइइन लिया है। ये है 2%, ये है 98%, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कोपॉलीमर बना है वो यहाँ आपके सामने है, जिसका नाम है ब्यूटाइल रबर। ये केमिकल्स के प्रति इनर्ट है, अक्रिय है, और ऑक्सीडेशन के प्रति भी ये इनर्ट है। कोपॉलीमर बनाने में एक से ज़्यादा तरह के मोनोमर की ज़रूरत होती है। तो ये मोनोमर्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ए बी के क्रम में ही जुड़े। मान लीजिए फर्स्ट मोनोमर हमारा ए है और सेकंड मोनोमर हमारा बी है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये ऑल्टरनेटिंग क्रम में ही जुड़ेंगे। ये तरह तरह के क्रम में जुड़ सकते हैं। तो इनके जुड़ने के तरीके, मोनोमर्स के जुड़ने के तरीके के आधार पर, के बेसिस पर कोपॉलीमर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये टाइप ऑफ कोपॉलीमर्स जो है वो 4 तरह के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट टाइप ऑफ कोपॉलीमर जो है वो है ऑल्टरनेटिंग कोपॉलीमर, जिसको हिंदी में एकांतर बहुलक या प्रत्यावर्ती बहुलक भी कह सकते हैं। इस प्रकार के बहुलक में जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों मोनोमर जो हैं वो ऑल्टरनेटिंग टाइप से अरेंज रहते हैं। यानी ये ए है हमारा पहला मोनोमर, बी है दूसरा, तो ए बी ए बी ए बी ए बी पूरी श्रृंखला में इस तरह से ये व्यवस्थित रहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसका एक एग्जाम्पल है कि जब हम स्टाइरीन और मैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हैं और उनसे जो कोपॉलीमर बनता है तो वो ऑल्टरनेटिंग टाइप का कोपॉलीमर बनता है। ये मान लीजिए एक कोपॉलीमर जो है, एक मोनोमर बड़ा है, एक छोटा है, तो मैंने इस तरह से बता दिया है कि ये ऑल्टरनेटिंग तरीके से व्यवस्थित होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कोपॉलीमर है ब्लॉक कोपॉलीमर। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ब्लॉक्स बनते हैं, खंड बनते हैं। मान लीजिए हमारा एक मोनोमर ए है, तो पहले ए के छोटे छोटे ब्लॉक्स बन जाएंगे, और दूसरा मोनोमर बी है तो बी के छोटे छोटे ब्लॉक्स बन जाएंगे, खंड बन जाएंगे। फिर ये ब्लॉक्स आपस में जुड़ जाएंगे, तो ए का ब्लॉक बी से जुड़ गया, फिर वापस बी वाले साइड से ए वाला ब्लॉक जुड़ गया। तो इस तरह से कुछ दूरी तक ए चलता रहेगा, फिर बी शुरू हो जाएगा, फिर बी वाला ब्लॉक खत्म होगा, फिर ए शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप का जो कोपॉलीमर है वो स्टाइरीन और आइसोप्रीन की जब हम रिएक्शन करवाकर कोई कोपॉलीमर बनाना चाहते हैं तो वो ब्लॉक कोपॉलीमर ही बनता है। थर्ड टाइप ऑफ कोपॉलीमर जो है वो है रैंडम कोपॉलीमर। इसको हिंदी में हम यादृच्छिक सहबहुलक भी कहते हैं। रैंडम है तो इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होगा। कहीं पर ये बी ए बी, जैसे कि पहला मोनोमर हमारा ए था और दूसरा बी था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से यहाँ तक ऐसे लग रहा है कि ये ऑल्टरनेटिंग कोपॉलीमर बन गया है। लेकिन सडनली यहाँ पर ए का ब्लॉक आ गया तो ये ब्लॉक कोपॉलीमर लग रहा है। तो कहीं पे ये ऑल्टरनेटिंग लगेगा, कहीं पे ये ब्लॉक लगेगा। तो अव्यवस्थित ढंग से सारे मोनोमर एक श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाते हैं, अव्यवस्थित ढंग से ये अरेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कोपॉलीमर है उनको हम रैंडम कोपॉलीमर कहेंगे। इनकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है स्टाइरीन और मिथाइल मिथैक्रिलेट से बना हुआ जो कोपॉलीमर है वो हमेशा रैंडम कोपॉलीमर की तरह ही बनता है। चौथा जो हमारा है वो है ग्राफ्ट कोपॉलीमर, यानी कि रोपित या कलम बहुलक। तो इस प्रकार के कोपॉलीमर में कोई एक मोनोमर बैकबोन की तरह अरेंज हो जाता है। तो पूरी बीच वाली लाइन किसी एक मोनोमर की होगी और जो दूसरा मोनोमर है उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स
शाखा के रूप में, ब्रांचेस के रूप में कहीं कहीं पर अरेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जो कोपॉलीमर हैं उनको हम ग्राफ्ट कोपॉलीमर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन से मिलकर बना हुआ कोपॉलीमर। स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन से जो कोपॉलीमर बनता है वो ग्राफ्ट कोपॉलीमर की तरह बनता है। तो ये 4 तरह के जो कोपॉलीमर हैं ये कब कब बनते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जो फर्स्ट स्टेप में मान लीजिए ये सभी एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म से बने हुए हैं और इसमें मान लीजिए फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में मान लीजिए अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बना है तो फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल बनेगा, चेन इनिशिएशन स्टेप में है। तो ये फ्री रेडिकल कैसे बन रहा है और जो हमारा मोनोमर है वो इन फ्री रेडिकल्स के प्रति कितना रिएक्टिव है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे जाकर अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर बनाता है और कब जाकर ब्लॉक कोपॉलीमर बनाता है, कब रैंडम और कब ग्राफ्ट बनाता है। इसके अलावा जो मोनोमर्स की कंसंट्रेशन है कि हमने कितना % कौन सा मोनोमर लिया है इस पर भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन जो है वो कितनी पोलैरिटी पर हो रही है, ध्रुवण प्रभाव रिएक्शन का। तो ये सारे फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का कोपॉलीमर बनने वाला है। इन 4 में से कोई एक टाइप का पॉलीमर बनता है। तो ये था मेरा कोपॉलीमराइजेशन पर लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।